Good morning students, myself Panu Pratap Singh, lecturer in MP Polytechnic Gorakhpur. Today I am going to start the CAD and manufacturing subject. In this subject we have already covered almost all the chapters. Almost, not only almost, we have covered 100% of all the chapters except the surface and solid modeling using CAD and CAM. So today I will start the surface and solid modeling using CAD and CAM. So be here, I will teach you. There are almost 48 to 49 slides. We will see one by one what is modeling, what is CAD and CAM, what is surface and solid modeling. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, स्टेट बोर्ड से हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियोस में हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, मैं अपने हर वीडियोस में लाइन बाय लाइन हर एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में करता हूँ। हिंदी में जो चीज़ें बोलता हूँ उसको इंग्लिश में भी बोलता हूँ। चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ यूनिट 2, this is the last unit of CAD manufacturing subject. ये CAD manufacturing subject का last unit है, surface and solid modeling using CAD and CAM. तो बच्चों सबसे पहले मॉडलिंग है क्या? तो मॉडलिंग जिसको प्रतिरूपण कहते हैं, मॉडलिंग या जो प्रतिरूपण है किसी भी ऑब्जेक्ट, पार्ट्स या सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन करने की कला होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट, पार्ट्स या सिस्टम को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करने की आर्ट होती है, कला होती है। ठीक है। तो कंप्यूटर मॉडल जो है फिजिकल वस्तुओं, फिजिकल मॉडल और फिजिकल रिएक्शंस या दोनों द्वारा निर्मित हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। जो हमारा मॉडलिंग है वो दो तरह का होता है ना बच्चों। तो चलिए मॉडलिंग क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पार्ट्स, किसी वस्तु या भागों को, पार्टों को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करने की कला होती है। कंप्यूटर मॉडलिंग इन्वॉल्व फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड फिजिकल प्रोसेस बोथ। जो कंप्यूटर मॉडलिंग होती है बच्चों वो फिजिकल मॉडल, भौतिक वस्तुओं को या भौतिक प्रतिक्रियाओं दोनों का समावेशन होता है, इंक्लूजन होता है, इन्वॉल्व होती है ना। तो मॉडलिंग दो तरह के हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग एंड नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग। तो बच्चों ज्यामितीय प्रतिरूपण, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग मीन्स ज्यामितीय प्रतिरूपण और नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग मीन्स गैर ज्यामितीय प्रतिरूपण, है ना। तो होता क्या है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग। तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या है बच्चों? तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के द्वारा डेटाबेस में किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की ज्यामिति और गैर ज्यामिति मॉडल का गणितीय विवरण, मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस और ग्राफिक्स स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या सिस्टम की जो सेम शेप होती है, फोटो होती है, उसको उत्पन्न करता है, छवि को उत्पन्न करता है। इन फर्स्ट कमांड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन लाइक पॉइंट, सर्कल, लाइन एटसेट्रा। तो जो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है उसमें किसी भी वस्तु की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कंप्यूटर में 3 प्रकार के कमांड इनपुट करके सिस्टम में या सिस्टम के ग्राफिक्स स्क्रीन पर प्राप्त की जाती है। वी विल गेट द बाय गिविंग द 3 इनपुट कमांड्स टू गेट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ ए ज्योमेट्रिकल मॉडल। और वो पहला क्या है? तो पहले प्रकार के जो कमांड है उसमें जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री है उसकी डिज़ाइन हम प्राप्त करते हैं। इन फर्स्ट कमांड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, वी विल गेट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, है ना, ज्यामितीय डिज़ाइन या बुनियादी डिज़ाइन, जैसे कि क्या, पॉइंट, एक बिंदु, एक सर्कल, एक वृत्त या फिर क्या, लाइन, है ना, रेखा। अब दूसरा कमांड क्या होता है बच्चों? तो दूसरे कमांड में इन सेकेंड कमांड यूज टू कंप्लीट द चेंजेस ऑफ दीज ग्राफिकल एलिमेंट्स, है ना। तो दूसरे प्रकार के कमांड का प्रयोग जो ये जो ग्राफिक्स एलिमेंट्स हैं उनके परिवर्तनों को पूरा करने में होता है ना।
and second command used to complete the changes of these graphical elements. अब तीसरा कमांड क्या है? तीसरे कमांड में जो डिफरेंट ग्राफिक एलिमेंट्स हैं को ऑब्जेक्ट के डिजायर्ड शेप में शामिल करने में काम आता है, या डिजायर्ड शेप में शामिल करने के काम आता है. इन थर्ड कमांड वी यूज टू गेट डिजायर्ड शेप बाय दीज ग्राफिकल एलिमेंट्स, है ना. ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो सकता है बच्चों? तो सबसे पहले ये जानिए, तो जो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है वो कई कैड कैम एप्लीकेशंस का आधार होता है, जैसे डायनेमिक एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, न्यूमेरिकल कंट्रोल, प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ है ना. तो जो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है कैड कैम सिस्टम के कंप्लीट यूनिटाइजेशन और ऑटोमेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, गणितीय रूप में प्रदर्शित होता है. उसको हम क्या करते हैं? स्टोर इन डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, स्टोर इन डेटाबेस एनालिसिस में स्टोर कर देते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, चाहे 2D हो चाहे 3D ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. डोंट वरी, मैं एक एक स्टेप डिस्कस करूँगा, परेशान नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए. चलिए, तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों होती है? तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, जैसा कि मैंने कहा, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या होती है बच्चों? तो एक वर्ड में कहूँ तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग is a branch of applied mathematics and computational geometry that studies methods and algorithms for the mathematical descriptions of shape. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो गणितीय ज्यामिति को, मतलब कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री को, उनके विधियों के बारे में अध्ययन करता है, उनके एल्गोरिदम, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को बनाता है या वर्णन करता है, जो ये सारे मिल करके किसी एक ऑब्जेक्ट के शेप को डिस्क्राइब करते हैं या वर्णन करते हैं, है ना. तो आज की डेट में टुडे मोस्ट ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग इज डन विद कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस. आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा ज्यामितीय प्रतिरूपण है, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग है, वो कंप्यूटर या कंप्यूटर की सहायता से जितने एप्लीकेशन हैं, कंप्यूटर के पे आधारित जितने एप्लीकेशंस हैं, उनकी मदद से किया जा रहा है. तो ज़रूरत क्यों पड़ी ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग की? तो ज्योमेट्रिक या 3D मॉडल्स आर ईजियर टू इंटरप्रेट. आप जानते हैं जो ज्योमेट्रिकल मॉडल है, ज्यामितीय प्रतिरूपण है, या जो 3 डायमेंशनल मॉडल्स है, उनको इंटरप्रेट करना बहुत आसान है. सिमुलेशन अंडर रियल लाइफ कंडीशंस, उनकी हम एक्चुअल कंडीशन जान सकते हैं. व्हाट इज़ द लेंथ, विड्थ, थिकनेस, डायमेंशंस, एक्सटर्नल व्यूज़, इंटरनल व्यूज़, डिफरेंट से या डिफरेंट व्यूज़, मतलब हम रियल लाइफ कंडीशंस उस ऑब्जेक्ट की जो हम मॉडल बनाते हैं वो अप्रॉक्स रियल लाइफ कंडीशन से मिलता जुलता है. तो इसलिए भी हम ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग करते हैं. लेस एक्सपेंसिव देन बिल्डिंग अ फिजिकल मॉडल. मान लीजिए आपको कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो डायरेक्ट आप फिजिकल मॉडल तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, पहले आप उसकी डिज़ाइन करेंगे, 3D मॉडल बनाएंगे. तो जो 3D मॉडल है फिजिकल मॉडल की तुलना में बनाना आसान है, सस्ता है, तो बहुत कम एक्सपेंसिव है ना. एक मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम वर्क आवर पे हम 3D मॉडल बना करके देख लेते हैं. दैट मीन्स हाउ द आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेड वी विल सी in the 3D analysis. 3D model can be used to perform finite element analysis, stress, reflection, thermal. अब जो 3D मॉडल्स है उस पर हम बहुत सारे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस निकालना हो, डिफ्लेक्शन कितना होगा, थर्मल स्ट्रेसेस कितने होंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी इन द 3D मॉडल इटसेल्फ. वी डोंट नीड टू मेक और टू बिल्ड अ फिजिकल मॉडल. हमें एक भौतिक मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम भौतिक मॉडल बनाने से पहले ही 3D मॉडल्स में ही उसके स्ट्रेस कैलकुलेशन, डिफ्लेक्शन और थर्मल स्ट्रेसेस हम जान सकते हैं. 3D मॉडल कैन बी यूज डायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल. तो मैंने पढ़ाया हुआ है CNC, हम 3D मॉडल्स बनाते हैं और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम की सहायता से हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और वो सारी मशीनें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC मशीनें होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इस 3D मॉडल्स को
प्रैक्टिकली फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, जिसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन एंड मार्केटिंग। अब मान लीजिए कोई फिजिकल मॉडल को हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो टफ है या उसकी मार्केटिंग करना टफ है, लेकिन अगर हम एक उस सॉलिड मॉडल्स का ज्योमेट्रिकल मॉडल्स बना लें और उसका प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग बिल्कुल आसान है, डिजिटल फॉर्म में होगा, है ना। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग यानी ज्यामिति प्रतिरूपण की जरूरत पड़ती है बच्चों। चलिए, तो अब नॉन ज्योमेट्रिक क्या है, नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो नॉन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आप कैसे समझ सकते हैं कि नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या है, तो यूज टू अप्लाई फिजिकल प्रोसेसेस, मतलब गैर ज्यामिति मॉडलिंग जनरली आमतौर पर भौतिक प्रतिक्रियाओं पर लागू होता है, अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, तो वो नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग होता है। तो कुछ इस फीचर्स हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग के, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बिफोर गोइंग टू मेथड्स आई एम टेलिंग द एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग। ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या है हमारा, तो नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग जनरली फिजिकल प्रोसेसेस पे लागू होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज टू अप्लाई फिजिकल प्रोसेसेस, भौतिक प्रक्रियाओं पर लागू होता है। अब बच्चों एडवांटेजेस हैं कुछ ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग के, तो वो देख लेते हैं। तो और मॉडलिंग के ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि जैसे ही एक ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उसी समय ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डेटा मॉडल में स्टोर हो जाता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है या दूसरी स्पेशलाइजेशन क्या है, फीचर्स क्या है, ज्यामितीय मॉडलिंग मतलब ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग या ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कहूँ, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के माध्यम से जो मॉडल है उसका एक्चुअल फॉर्म बनाया जा सकता है। और तीसरा इसका फीचर्स क्या है कि जब हम मॉडल को मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसी समय मॉडल में जो मॉडिफिकेशंस होता है या जो मॉडिफिकेशंस होता है उसको ऑपरेशंस के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे मूव, रोटेट, स्केल, मिरर, यूनियन, इन सब कमांड का हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और क्या फीचर्स होने चाहिए, तो जो ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक मॉडल है उसका उपयोग किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए मास, वॉल्यूम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब द्रव्यमान, आयतन, जड़त्व, आघूर्ण निकालना हो तो, ठीक है ना। अच्छा, ज्योमेट्रिक मॉडल का उपयोग जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्लीट टूल पाथ बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फीचर्स थे। अब आते हैं मेथड्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग पे। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो बच्चों 3 मेथड्स हैं टोटल, वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग। ठीक है, सरफेस मीन्स सतह मॉडलिंग, सॉलिड मतलब ठोस मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग मतलब तार मॉडलिंग। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग है क्या बच्चों, तो जैसे कि वायर फ्रेम मॉडलिंग नाम से ही क्लियर है, वायर फ्रेम मॉडलिंग ज्योमेट्रिक मॉडलिंग या ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग का रिप्रेजेंटेशन करने का सबसे पुराना और आसान तरीका होता है। वायर फ्रेम मॉडलिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल मॉडल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल मॉडल या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल सिस्टम को उपयोग करके बनाया जाता है। मतलब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल सिस्टम का यूज़ करके वायर फ्रेम मॉडलिंग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, देखिए, तो ये एग्जांपल क्या है, ये वायर फ्रेम मॉडलिंग का एग्जांपल है। जैसे 2D से ही बनाया गया है, तो लाइंस हुए, आर्क्स हुए, कर्व्स हुए, है ना, ये सारे 3D मतलब जैसे जो 3D डायग्राम्स है, ये 3D है। इस 3D डायग्राम में जो लाइनें बनाई गई हैं, रेखाएं, जो चाप हैं, आर्क्स हैं, जो कर्व्स हैं, वक्र हैं, उन सबको इस 3D मॉडल में लाइन के द्वारा बनाया गया, मतलब 2D के द्वारा बनाया गया। तो ये वायर फ्रेम मॉडलिंग कहलाता है। जैसे आपको अभी दिख रहा है, वायर फ्रेम मॉडलिंग का एक एग्जांपल है। 3D में लाइंस, आर्क्स, कर्व्स को 2D की सहायता से बनाते हैं
मतलब 2D की सहायता से 3D बनाते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, वायर फ्रेम मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है। दूसरा सरफेस मॉडलिंग क्या होता है बच्चों? तो एक सरफेस मॉडल डिफरेंट सरफेसेस द्वारा बनी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को उत्पन्न कर सकता है। जैसे मान लीजिए सरफेस मॉडलिंग के लिए 2 प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है, जो इंट्यूटेशनल डिज़ाइन डेटा यानी शेप, कॉर्नर, सरफेस में सिमिलैरिटी, और मैथमेटिकल डिज़ाइन डेटा जैसे कि डिजिट, टच लाइन, ट्विस्ट, वेक्टर, ये सब पैरामीट्रिक इक्वेशन शामिल होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ पहले सरफेस मॉडलिंग का। तो ये देख सकते हैं सरफेस मॉडलिंग हमने किया हुआ है ना, सरफेस की केवल मॉडलिंग की हुई है, सतह की मॉडलिंग की हुई है। तो एक ज्यामितीय जियोमेट्रिकल मॉडल में एक्चुअल में केवल जियोमेट्रिकल डिज़ाइन और वायर फ्रेम मॉडल में प्रतिनिधित्व से पूरे एप्लीकेशंस की संख्या के लिए उनका उपयोग उत्पन्न होता है। तो असेंबलिंग में ये बड़े पैमाने पे जो डिज़ाइन की कैलकुलेशन होती है, या न्यूमेरिकल कंट्रोल टूल पाथ का जो जनरेशन होता है, या मशीनिंग सिमुलेशन होता है, उस समय पे वायर फ्रेम मॉडलिंग एक एप्लीकेशन की तरह यूज़फुल नहीं होता है। इसीलिए एक बेहतर और यूज़फुल मॉडल की आवश्यकता होती है, जो हम सरफेस मॉडलिंग के थ्रू करते हैं ना बच्चों। सरफेस या सॉलिड मॉडलिंग में लाया जाता है, इसीलिए सरफेस और सॉलिड मॉडलिंग आया। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सरफेस मॉडलिंग है ना, कैसे सरफेस की मॉडलिंग कर रहे हैं। तीसरा है सॉलिड मॉडलिंग। तो सॉलिड मॉडलिंग क्या है बच्चों? तो ठोस मॉडलिंग ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग का सबसे इजी और डेवलप्ड मेथड है, सबसे आसान और उन्नत तरीका है। जैसे कोई भी सॉलिड मॉडल किसी भी वस्तु का कंप्लीट और सबसे अधिक क्लियर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो आप जान ही रहे हैं, 3D देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका सॉलिड मॉडलिंग है। तो सॉलिड मॉडलिंग क्या है कि सबसे आसान और डेवलप्ड फॉर्म है, मतलब सरफेस मॉडलिंग और वायर फ्रेम मॉडलिंग से, है ना। तो जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। तो बेस्ट कौन है? सॉलिड मॉडलिंग। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले सतहों के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उनको जान लेते हैं। तो जो सरफेसेस का डिफरेंट फॉर्म है बच्चों, वो टोटल 6 है। जैसे एनालिटिक या एनालिटिकल सरफेस, मतलब विश्लेषणात्मक सतह। तो ये क्या होता है एनालिटिकल सरफेस? तो एनालिटिकल सरफेस एक ऐसी सतह होती है जिसके लिए स्टैंडर्ड एनालिटिकल इक्वेशन उपलब्ध होता है, जैसे रूल्ड सरफेस, रिवॉल्व सरफेस, ये सब, है ना। अब दूसरा है सिंथेटिक सरफेस। डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ सरफेस मॉडलिंग का या सरफेस का। सिंथेटिक सरफेस क्या होता है? तो सिंथेटिक सरफेस ऐसा होता है कि ऐसी सतह होती है जिसको दिए गए डेटा पॉइंट या ज्योमेट्रिकल पोजीशंस के अनुमान का प्रोजेक्शन के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे बेजियर सरफेस होता है सिंथेटिक सतह का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। अब पैरामीट्रिक सरफेस क्या है? तो पैरामीट्रिक सरफेस बच्चों एक ऐसी तरह की सरफेस है जिसका मैन्युफैक्चरिंग पैरामीट्रिक अप एंड डाउन, मतलब उतार चढ़ाव की वर्क सिस्टम द्वारा होता है। यहाँ 2 पैरामीटर्स होते हैं, u और v। इन दोनों पैरामीटर्स का उपयोग पैरामीट्रिक सरफेस को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। अभी दिखाऊंगा पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या है। तो नॉन पैरामीट्रिक सरफेस क्या है? तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म या सरफेस रिप्रेजेंटेशन के लिए नॉन पैरामीट्रिक सरफेस को किसी स्पेशल वर्ड्स u या v के रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है, जैसा कि पैरामीट्रिक में u और v में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के संदर्भ में या तो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है ना। मतलब इंडिपेंडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और निहित सतह क्या है ना, फिक्स्ड सरफेस क्या है? तो फिक्स सरफेस में जो फिक्स्ड फॉर्म है उसकी सतह को नॉन रिलेटेड या नॉन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फंडामेंटली इसके केंद्र के साथ जो गोलाकार सतह होता है एक फिक्स्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मतलब
कह सकते हैं आप फिक्स्ड है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है ना, तो एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है, तो स्पष्ट रूप क्या है, एक्सप्लिसिट मतलब या एक्सप्लिट मतलब स्पष्ट रूप। तो एक्सप्लिट क्या है, तो ये सरफेस नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का एक और फॉर्म है जहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द्वारा डिफरेंट या फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिक मैंने कहा था, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या है, तो मैंने कहा था ये पैरामीट्रिक क्या है, तो पैरामीट्रिक सरफेस एक ऐसी सरफेस है जिसका मैन्युफैक्चरिंग पैरामीट्रिक अप एंड डाउन वर्क सिस्टम के लिए होता है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक अप एंड डाउन के लिए होता है। तो यहाँ दो पैरामीटर्स होते हैं, एक u x इज द फंक्शन ऑफ या x इज द x ऑफ u। तो जो यहाँ दो पैरामीटर्स होते हैं u और v का उपयोग पैरामीट्रिक सरफेस को देख सकते हैं, पैरामीट्रिक सरफेस को u और v दिखाने के लिए होता है। ये जनरली बच्चों x और y के फॉर्म में, ये कोई इशू नहीं है ना, तो दिखाने के लिए u और v के फॉर्म में होता है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में क्या है, जैसे एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट क्या है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आप जानते हैं, निहित और स्पष्ट। तो एक्सप्लिसिट क्या है बच्चों, तो एक्सप्लिसिट कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इनमें जो नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इनमें जो नॉन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उनको एक और फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जैसे z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स या z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, तो सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें इम्प्लिसिट क्या है, तो जैसे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। अभी आपको मैं पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक पहले डेफिनेशन बता दूँ, तब आपको अच्छा समझने में आसानी होगी। तो जो रिप्रेजेंटेशन है कर्व और सरफेसेस का, या तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो सकता है या फिर नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो सकता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए कर्व expresses the value of each spatial variable for points on the curve in terms of an independent variable u and u, the parameter in 3 dimensions. We have 3 explicit function, ये u के फॉर्म में है ना, तो u v आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीट्रिक सरफेसेस u और v में है ना, दो पैरामीटर्स हैं u एंड v में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो कह रहा है द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए कर्व, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है किसी कर्व का, वो प्रत्येक स्पेशल वैल्यू के लिए एक्सप्रेस होता है जो कर्व पे विभिन्न बिंदुओं पर होते हैं। किस फॉर्म में, स्वतंत्र वेरिएबल u और v के फॉर्म में। तो अगर u के फॉर्म में है तो ये 3 वेरिएबल्स जो दिखाए गए हैं 3 डायमेंशंस, ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं, जैसे x इज़ द x ऑफ u, y इज़ द y ऑफ u, z इज़ द z ऑफ u। यहाँ 3 डायमेंशंस हैं लेकिन पैरामीटर्स एक है u, है ना। तो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म इज दैट, तो पैरामीट्रिक फॉर्म का एडवांटेजेस क्या है बच्चों, तो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म इज दैट इट इज़ द सेम इन 2 and 3 डायमेंशंस। यह 2 या 3 विमाओं में एक समान होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों विमाओं में एक समान है, u पैरामीटर्स एक ही पैरामीटर्स है, सेम पैरामीटर्स। इन द फॉर्मर केस वी सिंपली ड्रॉप द इक्वेशन फॉर z, तो हम इसको z के फॉर्म में तीनों एक्सिस x y और z में डायमेंशंस में एक ही पैरामीटर्स कर सकते हैं। पैरामीट्रिक सर्फेसेस रिक्वायर 2 पैरामीटर्स, जैसा कि मैंने कहा था पैरामीट्रिक सर्फेसेस को 2 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है, हम इसे u और v कह रहे हैं। तो वी कैन डिस्क्राइब ए सरफेस बाय 3 इक्वेशंस, हम 3 इक्वेशन के फॉर्म में इसको वर्णन कर सकते हैं, जैसे x इज द x ऑफ u एंड v, 2 पैरामीटर्स हैं, y इज द y ऑफ u एंड v, z इज द z ऑफ u एंड v। तो आप देख सकते हैं 2 ही पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म होंगे, है ना। तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है बच्चों, तो सरफेसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्टली, जो सतह हैं उनका निर्माण कार्टेशियन समीकरण के द्वारा सीधे किया जा सकता है। एंड दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और ये किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए स्वीकृत है, यूजुअली इन्वॉल्विंग इंटरपोलेशन, सामान्यतः जो इंटरपोलेशन को इन्वॉल्व करता है। As before, a simple polynomial surface is the quick and easy approach, जैसा कि पहले साधारण पॉलिनोमियल सतह एक क्विक और इजी अप्रोच था, है ना बच्चों। तो यह क्विक एंड इजी अप्रोच है। तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक आप समझ गए होंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए गए हैं। तो
पैरामीट्रिक फिर से कह रहा है कि एक्सप्रेस रिलेशनशिप 3 डायमेंशन 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड में, जैसा मैंने बताया है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यू और वी के फॉर्म में। तो सब फायदा क्या था, ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम शेप को कंट्रोल करने के लिए मिलते हैं ना, मतलब आकृति की कंट्रोलिंग के लिए जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में आप देख सकते हैं एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी नॉन पैरामेट्रिक है ना, लेकिन जो पैरामीटर्स है एक्स और वाई, इसमें जो शेप का जो कंट्रोलिंग है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ज़्यादा है ना। 3 डायमेंशंस में भी हम सेम पैरामीटर्स देख सकते हैं, एक यू पैरामीटर्स तीनों डायमेंशंस में देख सकते हैं, जैसे यहाँ 2 डायमेंशंस है, पैरामीटर्स यू और वी है ना। तो फिलहाल अभी ये यू एक ही पैरामीटर्स है, यू ही है एक्स वाई में, एक पैरामीटर 3 डायमेंशंस में हो सकते हैं एक्स वाई जेड। तो ऐसे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिल रहे हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है कंट्रोलिंग शेप की, वो ज़्यादा है। तो पैरामेट्रिक इज द बेटर देन नॉन पैरामेट्रिक है ना। तो रूल्ड सरफेसेस क्या है बच्चों, तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ सिंपल सरफेस यूजिंग रिवॉल्व सरफेस, रूल्ड सरफेस और 3D सरफेस कमांड। तो रूल्ड सरफेस क्या है, रूल्ड सतह क्या है बच्चों, तो रूल्ड सतह कमांड से एक सरफेस बनाई जाती है जो एक्सट्रूड सतह से भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, जो कि 2 एज कर्व से हैंगिंग होती है। रूल्ड सरफेस वह सतह है, कहने का मतलब कि जो प्रत्येक कर्व को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन के साथ 2 भागों का उपयोग करके उत्पन्न होती है। एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका रूल्ड सरफेस का एग्जांपल है ना। तो रूल्ड सरफेस का एग्जांपल क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रूल्ड सरफेस है। रूल्ड सरफेस क्या कह रहा है कि एक सतह बनाई जाती है, किससे, रूल्ड सरफेस कमांड से एक सतह बनाई जाती है, और वो सतह क्या होती है, जो एक्सट्रूड सतह से डिफरेंट है। ऑब्वियसली एक्सट्रूड से डिफरेंट है, और इनमें जो 2 एज हैं वक्र से हैंग होते हैं, जो ये 2 एज हैं कर्व से हैंग हो रहे हैं ना, दोनों एज हैंग हो रहे हैं कर्व से। रूल्ड सतह वह सतह है जो प्रत्येक कर्व को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन के साथ 2 भागों को उपयोग करके उत्पन्न होती है। तो देख सकते हैं एक सीधी रेखा द्वारा 2 भागों को जनरेट करके 2 भागों को जोड़ करके उत्पन्न हो रही है, यही हमारी क्या है, रूल्ड सरफेस, ठीक है ना। चलिए वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्री फॉर्म कर्व्स एंड वेरिंग द मैचिंग एंड पॉइंट्स डिजाइनर्स कैन इंट्रोड्यूस डायनामिज्म टू द प्रोडक्ट फॉर्म। स्ट्रेट रूल्ड सरफेस अपीयर्स ऑन मेनी प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय फोल्डिंग एंड बेंडिंग सीट मटेरियल है ना। तो स्ट्रेट रूल्ड सरफेसेस बहुत सारे उत्पादों में उत्पन्न किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, कैसे, बाय फोल्डिंग एंड बेंडिंग, सीट मटेरियल को फोल्ड करके या बेंड करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीट मटेरियल को फोल्ड करके या बेंड करके, और ये 2 एंड पॉइंट इस कर्व सरफेस पे हैंग हो रहे हैं ना, और स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है ना। वही आपका रूल्ड सरफेस होता है। तो बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है आपका, मैं आपको रूल्ड सरफेस दिखा दिया। अब रिवॉल्व सरफेस क्या है बच्चों, तो रिवॉल्व सरफेस समझते हैं। जैसे मान लीजिए रिवॉल्व करने का मतलब क्या है, एक सेकेंड जरा मुझे चेक करने दीजिए। हाँ लिखिए रिवॉल्व सरफेस। तो रिवॉल्व सरफेसेस क्या है, तो ये रिवॉल्व सरफेस का एग्जांपल समझिए। है क्या रिवॉल्व सरफेस, तो रिवॉल्व सरफेस एक अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन के चारों ओर प्रोफाइल को घुमाकर एक सरफेस उत्पन्न करता है, एक सरफेस जनरेट करता है। मतलब मान लीजिए ये एक एक्सियल लाइन है, ठीक है, तो रिवॉल्व सरफेस को एक एक्सियल लाइन, ये सरफेस है हमारा, इसको एक एक्सियल लाइन, इसको अगर एक्सियल लाइन के चारों तरफ रोटेट करना तो हमारा क्या बन जाता है, एक्सियल लाइन के चारों तरफ अगर रोटेट करना तो एक सरफेस जनरेट हो जाती है। ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल को एक्सियल लाइन के पार नहीं होना चाहिए, कंडीशन है ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल है इस एक्सियल लाइन के पार नहीं जाए, तो इस इतने शेप को, मतलब जो ये सरफेस है, जो ये हमारा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को अगर हम इस एक्सिस के बाद रोटेट करा दें तो हमारा ये शेप बन जाता है 3D शेप, है ना, रिवॉल्व सरफेस कहलाता है। कप बनाए जाते हैं, जग बनाए जाते हैं, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल शेप है वो सब कुछ बनाए जा सकते हैं, स्फीयर बनाए जा सकते हैं, सिलेंडर बनाए जा सकते हैं ना बच्चों। कुछ भी आप रिवॉल्व सरफेस से एक सरफेस तैयार कर देंगे 3D, है ना। और इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ये जो एक्सिस है इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए
तो बच्चों डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? जो सॉलिड मॉडल्स बनाते हैं, तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ सॉलिड मॉडल्स। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम 3D मॉडल्स या सॉलिड मॉडल्स बनाते हैं? तो बच्चों बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, क्योंकि सही सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम कम से कम समय में इम्प्योरिटी के साथ, मतलब उसमें शुद्धता न रहे, है ना, मतलब शुद्धता रहे, प्योरिटी के साथ अपने जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको हम फील कर सकते हैं और करेक्ट सॉलिड मॉडल या करेक्ट फिजिकल मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो पहले तो मॉडल तैयार करेंगे, तो मॉडल तैयार करने के लिए आप सॉफ्टवेयर चाहिए। तो कौन कौन से डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का टाइटल है, ये लेवल है, ये लाइसेंस है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है किनमें ये सपोर्ट करेगा और ये 3D रेंडरिंग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पहला एग्जांपल है 3D स्लैश। लेवल क्या है? बिगिनर्स के लिए होता है। लाइसेंस कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, मैक, ब्राउज़र, लाइनक्स पे सपोर्ट करता है ना। और 3D रेंडरिंग सपोर्ट है या नहीं, तो यस है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके हमने लेवल, लाइसेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और रेंडरिंग सपोर्ट लिखा हुआ है। फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर आपको बता दूँ, 3D स्लैश, स्कल्प्ट या कह लूँ स्कल्प्ट्रिस, डिज़ाइन स्पार्क मैकेनिकल, फ्री कैड, ऑटो कैड, कैटिया, प्रोई भी कहते हैं इसको, प्रो इंजीनियर, प्रोई, रियल सॉफ्ट 3D, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क्स, जेड मॉड्यूलर भी है, स्वीट होम 3D और टेक्ला स्ट्रक्चर। ये टकला नहीं, टिकला स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं बच्चों, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जिनमें हम सॉलिड मॉडल तैयार करते हैं ना। तो सॉलिड मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है ना। तो सॉलिड मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं अगले वीडियोस में कवर करूँ, वीडियोस लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं अगले वीडियोस में कवर करता हूँ। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप होता है। अगले लेक्चर में इसके मतलब सेकेंड पार्ट में मैं सॉलिड मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड मॉडल्स डिस्कस करूँगा, है ना। तो बहुत अच्छा है चैप्टर, अच्छा है, ये थोड़ा लेंदी है, आप घबराइए नहीं, आप घबराएंगे नहीं। मैं इसको 3 या 4 पार्ट में, 5 पार्ट में कवर कर दूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई इशू होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बच्चों।